वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बायोमेड इजी। तो बच्चों, प्रीवियस क्लास की अगर हम बात करें तो प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया सेल साइकिल के जो डिफरेंट फेजेस हैं, दैट इज G1, G2, S और M फेज। तो इन सारे फेजेस के बारे में हमने एक ओवरव्यू लिया। ठीक है, हमने देखा कि किस तरह से G1, G2 और S ये जो 3 फेजेस हैं इनको हम प्रिपरेटरी फेजेस बोलते हैं, क्योंकि इसमें सेल जो आगे डिवाइड होने वाली है तो उस डिवीजन से पहले सेल में कई सारी प्रिपरेशंस होती है। ठीक है, तो इसलिए G1, G2 और S फेज को हम प्रिपरेटरी फेजेस के तौर पर इसको हम जानते हैं। ठीक है, और इसके अलावा हमने प्रीवियस टर्म में ही हमने G1 फेज को एक डिटेल्ड व्यू में इसको हमने स्टडी किया, कौन कौन से प्रोसेसेस या कौन कौन से चेंजेस होते हैं एक सेल में G1 फेज में। तो जैसे ही सेल एक सेल साइकिल में एंटर करती है तो वो सारी चीजें हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस की। ठीक है, और आज जो बच्चों हम डिस्कस करेंगे ये हमारे आगे की जो फेजेस हैं, दैट इज S फेज, G2 फेज एंड M फेज। ठीक है, तो इन फेजेस के बारे में आज हम स्टडी करेंगे। ठीक है, तो सेल साइकिल पहले तो हम इसमें इस तरह से इसको ड्रॉ करते हैं। यहाँ पर ये प्रीवियस क्लास में आपको बताया था, इस तरह से जो ये फेज है, दिस फेज इज द व्हाट, दिस इज द M phase, okay, and this is the G1 or gap 1 phase, and next S phase or the synthesis phase, okay, and this is the next G2 or gap 2 phase। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये पूरा एक साइकिल है, and this overall phase from here to here, this is the what, this is called interphase। ठीक है, और प्रीवियस क्लास में हमने G1 फेज में डिस्कस कर लिया था कि G1 फेज में कौन कौन से चेंजेस होते हैं। G1 फेज में चेंजेस सेम चेंजेस होते हैं, दैट इज अगर सेल G1 से S फेज में एंटर करने वाली है तो S फेज में क्या होता है, S फेज में होता है डीएनए रेप्लिकेशन, यानी डीएनए की एक कॉपी बनती है। ठीक है, तो S फेज में रेप्लिकेशन होता है, इसके लिए तैयारी जो है इसकी वो G1 फेज में ही कंप्लीट हो चुकी होती है। यानी रेप्लिकेशन होने के लिए आपको बताया था कि रेप्लिकेशन होने के लिए क्या क्या चाहिए होंगे, मेनली एंजाइम्स चाहिए होते हैं। ठीक है, एंड दीज एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स, ये प्रोटीन से बने होते हैं। तो यहां पर G1 फेज में प्रोटीन सिंथेसिस होती है, आरएनए सिंथेसिस होती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर लिया था, और आज हम डिस्कस करेंगे इस S फेज के बारे में। S फेज दैट इज सिंथेसिस फेज और द रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। तो सबसे पहला जो यहां पर चेंज होता है या जो एक प्रिपरेशन होती है, दैट इज फर्स्ट पॉइंट इज दिस इज द रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। ठीक है, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। तो यहां पर सबसे पहला जो एक चेंज या एक प्रोसेस होता है, दिस इज द रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। रेप्लिकेशन का मतलब क्या हुआ, यानी डीएनए मेक्स इट्स ओन कॉपी। ठीक है, तो यहां पर डीएनए रेप्लिकेशन हुआ, डीएनए की कॉपी बनी। ठीक है, ये भी आपसे डिस्कस किया था कि डीएनए का रेप्लिकेशन होना क्यों जरूरी है, क्योंकि कंप्लीट इंफॉर्मेशन इसकी डॉटर सेल्स में जो कंप्लीट इंफॉर्मेशन है वो पहुंच पाए, इसके लिए इसकी कॉपी बनना जरूरी है डीएनए का। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट जो यहां पर एक और इवेंट होता है, दैट इज द कॉइलिंग ऑफ डीएनए। क्योंकि जब डीएनए का फॉर्मेशन होता है तो डीएनए न्यूक्लियस के अंदर अपने आप को एक तरह से पैक कर, न्यूक्लियस के अंदर इसकी एक पैकिंग होती है। ठीक है, डीएनए का साइज जो देखेंगे, डीएनए का साइज बहुत बड़ा साइज होता है डीएनए का, और उस डीएनए को इस एक छोटे से न्यूक्लियस के अंदर पैक करना होता है खुद को। ठीक है, तो उस पैकिंग के लिए क्या होता है कि डीएनए जो है, एक तो ऑलरेडी वो कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है, और इसके अलावा डीएनए कुछ प्रोटीन्स होती हैं, स्पेसिफिक कुछ प्रोटीन्स होती है, इनके ऊपर पूरा का पूरा डीएनए जो होता है वो रैप्ड हो जाता है पूरा। ठीक है, और इन स्पेसिफिक टाइप की प्रोटीन्स को हम बोलते हैं हिस्टोन प्रोटीन्स, दे आर कॉल्ड हिस्टोन प्रोटीन्स। सो हियर द नेक्स्ट इवेंट इज synthesis of
हिस्टोन प्रोटीन्स टेक्स प्लेस, ठीक है। एंड these histone proteins they have positive charge। ये भी आपको याद रखना है कि हिस्टोन प्रोटीन जो है इनमें कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। और जो डीएनए है, डीएनए में कैसा चार्ज होता है, डीएनए इज हैविंग द नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अब डीएनए में तो नेगेटिव चार्ज है और हिस्टोन प्रोटीन में पॉजिटिव चार्ज है, तो इन ये क्या होगा, दोनों में अट्रैक्शन होगा, तो डीएनए इजीली जो है इन हिस्टोन प्रोटीन्स के चारों तरफ अपने को रैप कर लेगा, ठीक है। एंड दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर मीन्स when DNA wrapped around the histone proteins, then this type of structure is called as nucleosome or the nucleosome model, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है, न्यूक्लियोसोम मॉडल। न्यूक्लियोसोम मॉडल क्या है, when DNA wrapped around the histone protein, then there is an octamer formation, ठीक है। एंड दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड न्यूक्लियोसोम और द न्यूक्लियोसोम मॉडल, ठीक है। ये आप डिटेल में पढ़ेंगे, ये सारी चीजें आपका जब नेक्स्ट ये जो चैप्टर्स आएंगे तो उनमें आप डिटेल में पढ़ेंगे इनको। न्यूक्लियोसोम मॉडल क्या है, हिस्टोन प्रोटीन्स क्या है, कितने टाइप्स की होती हैं, ठीक है, 8 ऑक्टामर्स, तो ये सारी चीजें जो है आप डिटेल में पढ़ेंगे वहां पर, ठीक है। तो अब बच्चे ये हो गया। इसके बाद में नेक्स्ट जो यहां पर इवेंट होता है दैट इज द सेंट्रियोल डिवाइड्स, ठीक है। सेंट्रियोल का डिवीजन होता है, ये भी इसी फेज में होता है, एस फेज में, सेंट्रियोल डिवीजन। बट दिस सेंट्रियोल डिवाइड्स ओनली इन केस ऑफ एनिमल्स, नॉट इन प्लांट्स, ओके। सो इन केस ऑफ ओनली इन केस ऑफ एनिमल्स, ठीक है। क्योंकि प्लांट्स में तो सेंट्रियोल क्या है, प्लांट्स में सेंट्रियोल एब्सेंट होता है, दैट्स व्हाई हियर द सेंट्रियोल डिवाइड्स इन द केस ऑफ एनिमल्स, ठीक है। सो दीज आर मेन 3 चेंजेस दोज अकर इन एस फेज, ठीक है। सबसे पहले डीएनए का रेप्लिकेशन हुआ, यानी कि डीएनए की एक कॉपी बनी, उस कॉपी का हिस्टोन प्रोटीन के चारों तरफ अपने को रैप करना यानी पैकिंग करना, ठीक है, और एक न्यूक्लियोसोम स्ट्रक्चर बनाना, और लास्ट में जो यहां पर एक इवेंट होता है दैट इज द डिवीजन ऑफ सेंट्रियोल, यानी सेंट्रियोल का डिवीजन होना। बट ये आपको याद रखना है कि दिस सेंट्रियोल डिवीजन ओनली टेक्स प्लेस इन केस ऑफ एनिमल्स, नॉट इन प्लांट्स, ठीक है। ओके, सो दीज आर द चेंजेस दोज अकर इन दिस एस फेज, ठीक है। अब नेक्स्ट जो आता है बच्चे इसमें, नेक्स्ट इज G2 फेज। अब सेल जो है एस फेज से G2 फेज में एंटर करने वाली है, तो यहां पर अब हम देखेंगे चेंजेस अकर इन G2 फेज, ठीक है। यहां पर जो चेंजेस हैं, जो कि G2 फेज में जो चेंजेस होने वाले हैं, तो अब इसमें हम देखेंगे। तो अब यहां पर आपको क्या समझना है बच्चों कि ये जब सेल G2 फेज से अब क्या है, G2 फेज में आ चुकी है, एंटर कर चुकी है, ठीक है। और G2 क्या है, G2 एक प्रिपरेटरी फेज है, यानी यहां पर भी क्या होगा, प्रिपरेशन होगी। प्रिपरेशन किसके लिए होगी, प्रिपरेशन होगी आगे के लिए, यानी एम फेज में जब एंटर करने वाली है। और एम फेज में क्या होता है, एम फेज में एक्चुअल डिवीजन होता है, यानी एक सेल 2 सेल में डिवाइड होगी, यानी एक्चुअल जो सेल डिवीजन है दैट सेल डिवीजन टेक्स प्लेस इन एम फेज, ठीक है। और जब कोई एक सेल डिवाइड होने वाली है, यानी एक सेल से 2 सेल बनने वाले हैं, दैट मीन्स देयर विल बी द डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, दैट इज कैरियोकाइनेसिस, एज वेल एज देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनल्स, है ना। जब कोई नई सेल बनने वाली है तो ऑब्वियस सी बात है कि वहां पर क्या होगा, न्यूक्लियस का डिवीजन होगा और साथ ही साथ नए नए ऑर्गेनल्स का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। इसके अलावा स्पिंडल फॉर्मेशन भी होगा, ठीक है, स्पिंडल फॉर्मेशन। तो ये सारे जो चीजें हैं ये यहां पर ये एम फेज में होने वाली है, ठीक है। और इसके लिए यहां पर जैसे अब स्पिंडल फॉर्मेशन होना है, ठीक है। सबसे पहले यहां पर अगर स्पिंडल फॉर्मेशन होना है या फिर नए नए ऑर्गेनल्स का फॉर्मेशन होना है, तो इसके लिए क्या होगा, यहाँ प्रोटीन्स का भी अब फिर से प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि ये सारे जो स्ट्रक्चर्स है दे आर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स, एंड हियर another specific type of protein is formed and the name of the protein is
ट्यूबुलिन प्रोटीन. ठीक है. सो हियर इन G2 phase the first event is the formation of ट्यूबुलिन प्रोटीन. ठीक है बच्चों, यहां पर क्या होगा, ट्यूबुलिन प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा. फॉर ट्यूबुलिन प्रोटीन इज रिक्वायर्ड फॉर व्हाट? इट इज रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर. फॉर स्पिंडल फॉर्मेशन. ठीक है, फॉर स्पिंडल फॉर्मेशन. ठीक है. इसके अलावा कुछ अनदर प्रोटीन्स हैं, दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज प्लाज्मा प्रोटीन्स. सो प्लाज्मा प्रोटीन्स दे आर ऑल्सो फॉर्म्ड, एंड प्लाज्मा प्रोटीन्स they are mainly responsible for the formation of different cell organelles like endoplasmic reticulum, okay, lysosome, Golgi body. So for the formation of these cell organelles there will be requirements of plasma proteins. तो यहाँ आप ये भी लिख सकते हैं, for formation of different cell organelles. For formation of different cell organelles. ठीक है बच्चों. So this is the first event that occur in this G2 phase. Okay. Now the next event. अब यहां पर क्या होगा, एक तो स्पिंडल फॉर्मेशन हुआ. ठीक है. इसके अलावा क्या होता है कि क्रोमोसोम्स जो है, these chromosomes move from the equatorial plane to the पोलर रीजन. ठीक है. यानी अब क्रोमोसोम का क्या होगा, क्रोमोसोम का मूवमेंट होना स्टार्ट होगा. ठीक है. यहां से अब क्या होता है, अभी आगे ये सारी चीजें हम बहुत डिटेल में देखेंगे. तो अब नेक्स्ट क्या होगा, यहां पर क्रोमोसोम का मूवमेंट स्टार्ट होगा. ठीक है, इक्वेटोरियल प्लेन से, और वो पोल की तरफ मूव करना स्टार्ट करेंगे. और अगर क्रोमोसोम का मूवमेंट स्टार्ट होगा, दैट मीन्स देयर विल बी रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी. ओके. किसी भी स्ट्रक्चर का अगर मूवमेंट होना है तो इसका मतलब क्या हुआ, वहां पर एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, एंड एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी. ठीक है. एटीपी के फॉर्म में एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी. तो क्या यहां पर एटीपी की जरूरत होगी? ऑफ कोर्स अ लॉट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड इन द मूवमेंट ऑफ दीज क्रोमोसोम्स. ओके. अप्रॉक्स 30 ATPs आर रिक्वायर्ड फॉर द मूवमेंट ऑफ वन क्रोमोसोम. ठीक है. एक क्रोमोसोम के मूवमेंट के लिए, यानी इक्वेटोरियल प्लेन से पोल की तरफ मूव करने के लिए, एक क्रोमोसोम को अप्रॉक्स 30 ATP रिक्वायर्ड होता है. ठीक है. तो आप गेस कर सकते हैं कि ह्यूमंस का अगर हम केस ले तो ह्यूमंस में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं. ठीक है. 46 इंटू 30. ठीक है. 46 इंटू 30 ATPs. तो इतनी ATPs की रिक्वायरमेंट होगी क्रोमोसोम से मूवमेंट के लिए. सो हियर ATP सिंथेसिस. ठीक है. यहां पर क्या होगा, ATP सिंथेसिस होगा. ठीक है. क्योंकि लॉट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होगी यहां पर क्रोमोसोम्स के मूवमेंट के लिए. तो यहां पर ये लिखेंगे आप, ATP सिंथेसिस फॉर मूवमेंट ऑफ chromosomes from equatorial plane to pole. Okay. And approx 30 ATPs are required. Approx 30 ATPs are required for the movement of one chromosome. ठीक है. For the movement of one chromosome, approx 30 ATPs are required. Okay. So this is the second event that occurs in G2 phase. Okay. And now the third event, that is, here also
will be the formation of RNAs. ठीक है, all the three types of RNA, mRNA, tRNA, rRNA. So all the three types of RNA, they also will be formed in this G2 phase. So the formation of RNAs, mRNA, rRNA and tRNA. ठीक है, सो इसके अलावा भी बहुत टाइप के आरएनएस होते हैं, SNRNA, MIRNA. ठीक है, बहुत टाइप के आरएनएस होते हैं, बट 3 जो मेन आरएनए हैं, टाइप्स हैं जो आरएनए के, mRNA, rRNA और tRNA. तो इन आरएनए का भी फॉर्मेशन होगा आपका इसी G2 फेज. ठीक है, तो इस तरह से यहां पर ये 3 मेन इवेंट्स हैं जो कि G2 फेज में कंप्लीट होता है. ठीक है, इतना समझ में आया आपको? सो अब नेक्स्ट क्या होगा यहां पर बच्चों? नेक्स्ट जब सेल है, सो दिस सेल इज गोइंग टू एंटर इनटू द एम फेज. अब एम फेज में एंटर करने के लिए इसके पास में जितनी भी रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए थी वो सारी की सारी इसके पास में है. ठीक है, यानी एनर्जी भी है, एटीपी की रिक्वायरमेंट चाहिए, एटीपी चाहिए होगा तो एटीपी भी है यहाँ पर. ठीक है, ट्यूब्यूलिन प्रोटीन यानी नए नए स्ट्रक्चर्स बनेंगे, स्पिंडल का फॉर्मेशन होगा तो इसके लिए ट्यूब्यूलिन प्रोटीन चाहिए होगी तो ट्यूब्यूलिन प्रोटीन भी है. नेक्स्ट प्लाज्मा प्रोटीन्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट न्यू ऑर्गेनल्स, तो यहाँ पर प्लाज्मा प्रोटीन्स भी हैं. ठीक है, और नेक्स्ट आरएनएज. सो दीज आरएनएज आर आल्सो प्रेजेंट इन दिस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट प्रोटीन्स. सो नाउ अब जो सेल है यहाँ पर G1 फेज से अब ये सेल एंटर करने वाली है एम फेज में. ठीक है, एंड एम फेज ये आप सारा कुछ नोट करेंगे, बहुत अच्छे से नोट करेंगे, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या वीडियो को पॉज करके भी आप आगे इसको नोट डाउन करेंगे सारी चीजें. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इस पर बेस्ड कि आपके जो मेडिकल एग्जाम्स में डायरेक्टली इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि यहाँ पर ट्यूब्यूलिन प्रोटीन का फॉर्मेशन किस स्टेज में होता है. ठीक है, इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन होगा वो कि ट्यूब्यूलिन प्रोटीन का फॉर्मेशन आप ऑप्शन में दिया होगा एस फेज में होता है, G1 फेज में होता है, G2 में होता है, एम फेज में होता है. ठीक है, तो आपको क्या करना होगा यहाँ पर G2 फेज. ठीक है, तो इस तरह से डायरेक्ट यहाँ पर क्वेश्चंस फॉर्म होता है. तो ये सारी चीजें आपको अच्छे से नोट करनी है. ठीक है, अब नेक्स्ट हमने G1 देख लिया, G2 फेज देख लिया, S फेज भी देख लिया, एंड द लास्ट फेज ऑफ द सेल साइकिल इज व्हाट? M फेज. ठीक है, तो लास्ट में यहां पर एम फेज. ठीक है बच्चों, तो यहां पर अब क्या होगा? सेल जो है वो एंटर करने वाली एम फेज में. तो यहां पर एम फेज की अगर हम बात करें, सो एम फेज आपको बताया था कि इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. दैट इज फर्स्ट वन इज द डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस. ठीक है, यहां पर न्यूक्लियस का डिवीजन होगा, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड है karyokinesis. That is the karyokinesis. And the next one is the cytokinesis. Karyokinesis means division of nucleus. So nuclear division, and here cytoplasm डिवीजन. ठीक है बच्चों, सो न्यूक्लियर डिवीजन, कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस, साइटोप्लाज्मिक डिवीजन. एंड दिस कैरियोकाइनेसिस अगेन इसको हमने डिवाइड किया था कुछ फेजेस में. ठीक है, और कौन कौन सी फेजेस हैं? प्रोफेज, सेकेंड मेटाफेज. ओके, प्रोफेज, मेटाफेज, एंड नेक्स्ट एनाफेज एंड द टेलोफेज. ठीक है, सो प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज. ठीक है, तो इस तरह से इसको हमने डिवाइड किया इन सारे फेजेस में. सो दीज आर द 4 फेजेस ऑफ
कैरियोकाइनेसिस। अब यहाँ पर कुछ चेंजेस होते हैं, ठीक है। सेल में डिवीजन के टाइम में कौन कौन से चेंजेस होते हैं वो सारी चीजें हम आगे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर कैरियोकाइनेसिस हुआ, मेन चीज आपको ये याद रखना है कि यहाँ पर कैरियोकाइनेसिस हुआ यानी न्यूक्लियस का डिवीजन हुआ, न्यूक्लियर डिवीजन हुआ। एंड नेक्स्ट फिर क्या होगा यहाँ पर साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस मींस डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्मिक डिवीजन हुआ, ठीक है। और तो इस तरह से यहां पर जब एक सेल एंटर की सेल साइकिल में, जब एंटर की दैट इज द डिप्लॉइड सेल, ठीक है। ये क्या थी, कैसी थी, ये डिप्लॉइड सेल है। और ये डिप्लॉइड सेल जब पूरी तरह से यहां पर सेल साइकिल कंप्लीट हुई, सो हियर दिस सेल विल बी डिवाइडेड, ठीक है, इनटू टू डॉटर सेल्स, ठीक है। इनको क्या बोलेंगे, इनको बोलेंगे डॉटर सेल्स। दीज आर द टू डॉटर सेल्स एंड दीज डॉटर सेल्स विल ऑल्सो बी डिप्लॉइड। कैसी होंगी ये सेल्स, ये जो डॉटर सेल्स यानी पेरेंटल सेल्स है, जो डॉटर सेल्स बनी, ये डॉटर सेल्स, इनका भी क्रोमोसोम नंबर कैसा होगा, दे ऑल्सो विल बी डिप्लॉइड, ठीक है। ये भी डिप्लॉइड होंगी। और डिप्लॉइड क्यों होंगी, क्योंकि यहां पर एस फेज में रेप्लिकेशन हो चुका है, ठीक है, डीएनए की कॉपी बन चुकी है, इसलिए यहां पर ये जो डॉटर सेल्स होंगी, ये पूरा जब सेल साइकिल कंप्लीट हुई तो यहां पर ये डिवीजन हुआ और इस डिवीजन से ये जो डॉटर सेल्स बनी, इन डॉटर सेल्स में भी जो डॉटर सेल्स होगी तो ये भी कैसी होंगी, डिप्लॉइड, ठीक है, बिकॉज ऑफ द डिवीजन, बिकॉज ऑफ द दिस रेप्लिकेशन, ठीक है। तो ये एक पूरा ओवरऑल एक प्रोसेस था। आपने इस तरह से जो भी चेंजेस थे यानी G1 फेज, S फेज, G2 फेज और M फेज, तो इस M फेज में भी आप यहां पर इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सबसे पहले यहां पर कौन सा फेज हुआ, प्रोफेज, ठीक है। प्रोफेज के बाद यहां पर मेटाफेज एंड एनाफेज, टेलोफेज एंड लास्ट में यहां पर साइटोकाइनेसिस, ठीक है। एक प्रोसेस है डाइकाइनेसिस, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो इस तरह से यहां पर ये जो चेंजेस हैं यानी एम फेज में जो एक्चुअल डिवीजन है सेल का, तो उसमें ये मेन प्रोसेसेस है, ठीक है। तो हमने जितने भी यहाँ पर जो भी चेंजेस थे वो सारे चेंजेस हमने यहाँ पर देखे। तो आपको क्या करना है कि जितने भी चेंजेस है, ठीक है, सपोज यहाँ पर G1 फेज है, G1 फेज में क्या क्या चेंजेस हुए, ठीक है, प्रोटीन का ATP का फॉर्मेशन हुआ, ठीक। एस फेज में क्या हुआ, एस फेज में आपको याद रखना है कि जो डीएनए रेप्लिकेशन है, काफी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है आपके एग्जाम्स में कि जो डीएनए रेप्लिकेशन है ये सेल साइकिल के कौन सी फेज में होता है। तो ये कौन सी फेज में होता है, ये होता है मेनली एस फेज में, ठीक है, डीएनए रेप्लिकेशन, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट आ जाएगा आपका G2 फेज, ठीक है। तो G2 फेज में आपको बताया कि कौन कौन से चेंजेस होते हैं, ट्यूबुलिन प्रोटीन का फॉर्मेशन हुआ या प्लाज्मा प्रोटीन्स का फॉर्मेशन हुआ, एटीपी, कितने एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है एक क्रोमोसोम के मूवमेंट के लिए, कितने एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है, सो अप्रॉक्स 30 एटीपीज आर रिक्वायर्ड फॉर द मूवमेंट ऑफ वन क्रोमोसोम फ्रॉम इक्वेटोरियल प्लेन टू पोल, ठीक है। तो ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आप प्रीवियस ईयर में देखेंगे कि ये सारे क्वेश्चन जो हैं कई बार ये क्वेश्चंस पूछे गए, इस तरह से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं इन पर बेस्ड, ठीक है। और लास्ट में आपका आ जाता है एम फेज, ठीक है। एम फेज में यहाँ पर डिवीजन हुआ, सेल डिवाइड की, फाइनली सेल का डिवीजन हुआ और डिवीजन होने के बाद यहाँ पर दो डॉटर सेल्स बनी एंड दीज डॉटर सेल्स, बोथ डॉटर सेल्स विल बी ऑल्सो डिप्लॉइड बिकॉज द रेप्लिकेशन हैज ऑलरेडी कंप्लीटेड, ठीक है, दैट्स व्हाई, ठीक है। तो ये था बच्चों पूरा एक सेल साइकिल का प्रोसेस। अब नेक्स्ट हम इसमें देखेंगे, नेक्स्ट का जो हमारा टॉपिक होगा उसमें हम देखेंगे कि यहाँ पर हमने क्रोमोसोम नंबर की तो बात कर ली, यानी क्रोमोसोम नंबर जो है वो किस तरह से यहाँ पर सेम है, यानी डिप्लॉइड थे तो ये डिप्लॉइड है यहाँ पर। और नेक्स्ट जो हम इसमें देखेंगे वो होगा हमारा डीएनए कंटेंट, ठीक है, यानी दैट इज द सी
सी वैल्यू। ठीक है, हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे इस सी वैल्यू को। सी वैल्यू का मतलब होता है सी वैल्यू हैप्लॉइड केस में कितना डीएनए कंटेंट हुआ, तो वो सारी चीजें हम देखेंगे। इसके अलावा अब यहां पर हम देखेंगे कि ये सेल एंटर तो की इस सेल साइकिल में और सेल साइकिल पूरा कंप्लीट भी हुआ, सेल साइकिल के जितने भी फेजेस थे वो सारे के सारे कंप्लीट हुए। ठीक है, अब वो सेल साइकिल से किस तरह से बाहर आएगी। ठीक है, ये भी तो एक क्वेश्चन है कि वो सेल साइकिल कंप्लीट हुई, अब वो जो सेल डॉटर सेल्स है किस तरह से सेल साइकिल से हाउ दे विल कम आउट ऑफ द सेल साइकिल। ठीक है, और नेक्स्ट यहां पर हो गया सी वैल्यू, और लास्ट में हम यहां पर देखेंगे कि ये जो सेल साइकिल है जिसमें कि G1S G2M ये फेजेस हैं, तो क्या इन फेजेस के बीच में कोई चेक पॉइंट्स भी होते हैं। ठीक है ना, क्योंकि ये जितने भी फेजेस हैं ये काफी इंपॉर्टेंट फेज है एक सेल के लिए। ठीक है, किसी भी सेल के लिए काफी इंपॉर्टेंट फेजेस है। ठीक है, हो सकता है कि कोई सेल इमेच्योर सेल हो, ठीक है, प्रॉपर तरीके से मैच्योर ना हुई हो, है ना, तो इन सारी चीजों को ऑब्जर्व करने के लिए, इसको चेक करने के लिए क्या कोई चेक पॉइंट्स भी प्रेजेंट होते हैं इस सेल साइकिल के फेजेस में, है ना। तो नेक्स्ट टर्म में हम यही सारी चीजें देखेंगे। यहाँ पर कोई चेक पॉइंट अगर होंगे तो हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो टॉपिक होगा नेक्स्ट उसमें हम ये सी वैल्यू, चेक पॉइंट्स, इन सारे टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, और बच्चों आज की क्लास में अगर किसी भी तरीके का कोई भी अगर आपका क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट, ठीक है, तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर के अपना क्वेश्चन जरूर वहां पर पूछें, क्योंकि ये सारी पॉइंट्स समझना आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस हैं आपके एग्जाम्स में, ये सारे क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, इसलिए आपको ये सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं बहुत अच्छे से क्लियर होने चाहिए आप। ठीक है, और लास्ट में बस इतना ही कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप उसे लाइक कर दें। ठीक है, और अगर आपने ज्यादा से ज्यादा आप इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि ये जितना ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंचेगा उतना ही ज्यादा फायदा होगा उन बच्चों को भी। ठीक है, तो इसको आप शेयर जरूर से करें, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, और पास में ही आपका एक बेल आइकन भी दिखेगा आपको, उस सब्सक्रिप्शन के पास में एक बेल आइकन भी होगा, उसको भी आप प्रेस कर ले, जिससे कोई भी अगर नया वीडियो मैं अपलोड करता हूं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास में सबसे पहले आ जाए। ठीक है, और कोई भी अगर डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। ठीक है, थैंक यू।